पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे में किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसका असर दिल्ली बॉर्डर के साथ साथ यूपी में भी देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली लगातार हाईवे को जाम कर दिया गया। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि जो गतिरोध पिछले 4 महीने से बना हुआ है वो खत्म क्यों नहीं होता, क्यों इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को करीब 4 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन लगातार बीच का रास्ता निकालने की कवायद के बीच आज तक आंदोलन की आग को बुझाया नहीं जा सका। अलग अलग मोड़ तय करते हुए किसान आंदोलन 4 महीने का लंबा वक्त तय कर चुका है। इस दौरान सरकार से कई दौर की बातचीत से लेकर किसान आंदोलन से किसान संगठनों के अलग होने की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन उसके बाद भी किसानों का जुनून कम नहीं हुआ। पिछले बरस की 26 नवंबर को किसानों ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरना देना शुरू किया। जो आग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जलनी शुरू हुई, वो सतत जल रही है। आज भी किसान बॉर्डर पर जमा है, धरना दे रहे हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 4 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर से सरकार को झकझोरने की कोशिश की है। जब पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया गया, इस दौरान यूपी में भी इसका असर देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा, मेरठ और शामली की ये तस्वीरें किसानों के चक्का जाम के ऐलान का ट्रेलर भर है। आम जनजीवन के घूमते चक्र को किसानों के हुंकार ने जाम कर दिया। ये यूपी से सटा गाजीपुर बॉर्डर है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। जब 26 नवंबर को किसान आंदोलन की नींव रखी गई, लेकिन जब 4 महीने किसान आंदोलन के पूरे हुए तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसके बाद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से हुंकार भरी और तो और जो वैकल्पिक रास्ता अब तक खोल रखा था, उस रास्ते को भी बंद कर दिया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किसानों के चक्का जाम के ऐलान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आया। किसान आंदोलन को आज 4 महीने हो गए हैं। किसानों ने एक बार फिर चक्का जाम किया है। हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों ने सभी सड़कों पर जाम लगा दिया है। लगातार आप देख सकते हैं कि किसान यहां पर बैठे हुए हैं। पिछले 120 दिन से यहां किसान मौजूद हैं और किसान लगातार यहां पर बैठे हुए हैं। अलग अलग रंग में यहां किसान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो यहां ढोल बाजे यहां पर बजाए जा रहे हैं, लगातार यहां पर किसान हैं। किसानों ने आज आह्वान किया था कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। किसान यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं किसानों से। आप बताइए, कब से कब तक बैठेंगे आप? शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक रहेंगे। ये बताइए कि चक्के जाम कई बार हुए हैं, पर क्या लग रहा है कि इस चक्के जाम से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, हल्दीगढ़ आंदोलन का हिस्सा है, जो चक्का जाम करना आंदोलन का हिस्सा है। 6 बजे तक वो चक्का जाम रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ सिंगू बॉर्डर पर भी पिछले 4 महीने से किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की शक्ल में जमा है। इस दौरान जब चक्का जाम का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया, तो सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों ने चक्का जाम किया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने चक्का जाम किया। आज देखो, साड़ी जथे संयुक्त किसान मोर्चा ਵੱਲੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ तक ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ है और बंद रखेंगे। किसानों के भारत बंद के ऐलान के बाद ग्रेटर नोएडा में भी इसका असर देखने को मिला, जहाँ सूरजपुर दुर्गा टॉकीज के पास सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं किसानों के भारत बंद का असर मेरठ में भी देखने को मिला, जहाँ किसान संगठन मेरठ की सड़कों पर उतर आए और इस दौरान सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़कों को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में कई जगह जाम की स्थिति बन गई। वहीं किसानों ने एक बार फिर से भारत बंद के दौरान कृषि कानून वापस लेने की मांग की। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान न दिल्ली से हटेगा और जहाँ भी हमारे नेताजी आह्वान करेंगे वहाँ भी हम सड़कों को रोकते रहेंगे बराबर। किसान जब तक या कितने भी दिन हो जाए हमारे बिल वापस नहीं होंगे और कृषि कानून को लिखित में नहीं होगी SMP रेट पे, इतना हम किसान कहीं से भी हटेंगे नहीं। वहीं शामली में भी भारत बंद का असर देखने को मिला, जब भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और जाम लगा दिया।
इस दौरान एक बार फिर से किसानों ने कृषि कानून का विरोध किया और कानून वापस लेने की मांग की। किसानों के भारत बंद के ऐलान के साथ ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, जहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स नजर आई। कृषि कानून बिल को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि आज शामली में इस वक्त हम गुरुद्वारे पर मौजूद है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जाम लगाया जा रहा है, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता है और जो किसान हैं वो मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि किन भी कृषि कानून बिलों को लेकर ये यहाँ पर वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र पवार। अच्छा लोगेंद्र जी, आप जो यहाँ पर बैठे हो हाईवे पर, क्या पूरा मामला है? 3 काले कानून वापस, हम भारत बंद करेंगे। तो किस टाइम तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? अभी हम फिलहाल आध घंटे को बैठे हैं और बेलगाटी वाले पे हमारा जाम लगा हुआ है, उधर जाएंगे फिर। बागपत में भी किसानों के भारत बंद के ऐलान का असर देखने को मिला, जहां सुबह 6 बजे से ही बागपत की सड़कों पर किसान नजर आए। जेवाना टोल पर पहुंचकर किसानों ने टोल को बंद करा दिया, तो वहीं दिल्ली सहारनपुर हाईवे को भी जाम कर दिया। इस दौरान किसान कृषि कानून का विरोध करते नजर आए। फिलहाल किसान आंदोलन को 4 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन समाधान की राह अब भी आसान नजर नहीं आ रही। कई दौर की बातचीत के बाद भी सुलह नहीं हो पा रही है और गतिरोध लगातार बना हुआ है। ऐसे में भारत बंद के जरिए किसानों ने अपनी ताकत का एक बार फिर से एहसास कराने का काम किया, जिसका असर भी देखने को मिला। ऐसे में दोनों ही पक्षों के कंधे पर जिम्मेदारी है कि इस गतिरोध को खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है, जो 4 चरणों में कराए जाएंगे। इस दौरान जहां एक तरफ चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं राजनीतिक दलों की तरफ से भी पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि इस बार के दिलचस्प हुए पंचायत चुनावों में कौन सा प्रत्याशी बाजी मारेगा। जिन तारीखों का कई तारीखों से इंतजार हो रहा था, उन तारीखों का ऐलान आखिरकार हो गया और फिर से एक बार यूपी चुनावी मूड पर आ चुका है। यूपी में पंचायत चुनावों का शंखनाद हो चुका है। तैयारियां तो पहले ही शुरू हो चुकी थी और तारीखों के ऐलान के साथ ही पंचायत चुनावों की डुगडुगी भी बज चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से यूपी चुनावी मूड पर है और सुनाई देने वाला है प्रचार का शोर। पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर लगातार राजनीतिक दलों से लेकर प्रत्याशी तक इंतजार कर रहे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 27 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया गया। 4 चरणों में होने वाला पंचायत चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों में सीधे तौर पर कई दल दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी दिलचस्पी ने लोकतंत्र के सबसे पहले पायदान के इस चुनाव को रोमांचकारी बना दिया। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जो पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके मद्देनजर 4 चरणों में पंचायत चुनाव होगा। 15 अप्रैल को पहला चरण होगा, तो वहीं 19 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा, वहीं 29 अप्रैल को आखिरी यानी चौथे चरण का मतदान होगा। इन 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया गया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से यूपी में वोटिंग की प्रक्रिया को निपटाया जाएगा। और 2 मई को काउंटिंग होगी, जिससे सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होगा, जिसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर में वोटिंग होगी। इसके अलावा बरेली, हाथरस, आगरा में भी वोटिंग की प्रक्रिया होगी। कानपुर नगर, झांसी, प्रयागराज में 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। वहीं बरेली, रायबरेली, हरदोई में भी वोटिंग होगी। अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर में भी पहले चरण में वोटिंग होगी। तो वहीं गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में भी 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी और इसके लिए 3 अप्रैल को शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। वहीं 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 7 अप्रैल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। इसके साथ ही दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग होगी। वहीं बिजनौर, अमरोहा, बदायूं में भी वोटिंग होगी।
एटा, मैनपुरी, कन्नौज में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदान होगा। इटावा, ललितपुर, चित्रकूट के साथ साथ प्रतापगढ़, लखनऊ और लखीमपुर खीरी में भी वोटिंग होगी। वहीं सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और वाराणसी और आजमगढ़ में भी 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। दूसरे चरण में नामांकन प्रक्रिया 7 अप्रैल को शुरू होगी। वहीं 9 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 अप्रैल नामांकन से नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। और इस चरण के बाद 26 अप्रैल को तीसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद में वोटिंग होगी। वहीं पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद में वोटिंग होगी। औरैया, कानपुर देहात, जालौन में वोटिंग होगी। हमीरपुर, उन्नाव और अमेठी में तीसरे चरण में मतदान होगा। बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में भी वोटिंग होगी। देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 13 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, तो वहीं 16 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 29 अप्रैल को 17 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें बुलंदशहर, हापुड़ और संभल में वोटिंग होगी। इसके साथ ही शाहजहांपुर, अलीगढ़ और मथुरा में भी पंचायत चुनावों के मद्देनजर वोटिंग होगी। फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी में वोटिंग होगी। अंबेडकर नगर, बस्ती, कुशीनगर में वोटिंग होगी। गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में भी वोटिंग होगी। चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल को शुरू होगी। 19 और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो वहीं 21 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया जाएगा। पंचायत चुनावों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी का दावा कर दिया। यूपी सरकार के मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। प्रारंभ से संगठन में मैंने व्यक्तिगत रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनावों के लिए तैयार रहती है। चुनाव लोकतंत्र के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है, अवयव है, और बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना करना ही मुश्किल है। और हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अच्छी सफलता, प्रशंसनीय सफलता लेकर के आएंगे, लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा किया। इसमें शीघ्र ही 2-1 दिन में फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन जो अभी बात चल रही है, जो विचार चल रहा है, ये निर्णय नहीं है लेकिन विचार ये चल रहा है कि जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवार इसमें उतारे और बाकी को खुला छोड़ दिया जाए। इस पे विचार चल रहा है, लेकिन ये निर्णय नहीं है। अभी निर्णय आज कल में आ जाएगा। देखिए, जिसको समर्थन दिया जाएगा तो लिस्ट में तो उसका नाम होगा कि ये समर्थित उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो तो अंडरस्टूड है, वरना समर्थन क्या मतलब हुआ। फिलहाल पंचायत चुनावों के ऐलान से ग्रामीण इलाकों में चुनावों का शोर सुनाई देने लगा, जहां अपनी अपनी जीत का दावा करने के लिए बेताब बैठे प्रत्याशी अब घरों से बाहर निकलने लगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2 मई को किस प्रत्याशी की होली मनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट प्रणाली के लागू करने के बाद अब 2 और जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि इसके आगे क्या है रणनीति। लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर का आया नंबर। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था को दिखाई हरी झंडी। किसी भी प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है वहां का अपराध ग्राफ, ताबड़तोड़ होती वारदात, और इसी अपराध को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम सरकार करती है। 2017 में यूपी में योगी सरकार ने आते ही ऐलान कर दिया था कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और इसके लिए योगी सरकार ने प्रयोग भी शुरू किया। जब यूपी के 2 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू किया गया, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करते हुए अपराध की कमर तोड़ने का काम किया गया। दरअसल जब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई तो एक प्रयोग के तौर पर इसे देखा गया।
और अपराध के ग्राफ पर गौर किया गया, जिसके बाद एक बड़ा फैसला फिर से यूपी सरकार ने लिया और यूपी के 2 और जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई। कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट व्यवस्था को मंजूरी। कानपुर और वाराणसी में बदलेगी पुलिस व्यवस्था। कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत होंगे 34 थाने, वहीं कानपुर आउटर में होंगे 11 थाने। वाराणसी कमिश्नरेट के अंतर्गत होंगे 18 थाने। दरअसल पिछले काफी दिनों से कानपुर में वारदात का ग्राफ बढ़ गया था और यूपी सरकार की नजर इस ग्राफ को नीचे करने की थी और इसके लिए लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था के लागू होने के बाद बदली तस्वीर का अध्ययन किया गया, जिसके बाद कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है कमिश्नरेट व्यवस्था और सामान्य प्रशासन और कमिश्नरेट में क्या अंतर होता है। दरअसल कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाती है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से इसे लागू किया जाता है। कमिश्नरेट प्रणाली में प्रशासन और पुलिस का काम विभाजित हो जाता है। दरअसल कमिश्नरेट प्रणाली को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कारगर माना जाता है और समझा जाता है कि पुलिस अपना काम बिना किसी दखलंदाजी से खुलकर करती है। ऐसे में सामान्य और कमिश्नरेट प्रणाली में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सामान्य स्थिति में देखा जाए तो डीएम पर प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, तो वहीं कमिश्नरेट प्रणाली में डीएम पर प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी रह जाती है। वहीं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सामान्य स्थिति में डीएम के ही कांधे पर होती है। लेकिन अगर बात की जाए कमिश्नरेट प्रणाली की, तो जिले के विकास कार्यों से संबंधित काम ही डीएम देखते हैं। वहीं सामान्य स्थिति में थानों में तैनाती भी डीएम की अनुमति से ही होती है। लेकिन बात की जाए कमिश्नरेट प्रणाली की, तो लाठीचार्ज, फायरिंग या गिरफ्तारी का पुलिस को अधिकार मिल जाता है। वहीं सामान्य स्थिति में देखा जाए तो पुलिस सिर्फ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम करती है, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाते हैं। सामान्य स्थिति में पुलिस का काम सिर्फ अपराध पर लगाम कसना होता है, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस पर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण करने की जिम्मेदारी आ जाती है। ये अंतर समझने के लिए काफी है कि कामों का बंटवारा हो जाता है और किसी भी स्थिति में पुलिस को डीएम की तरफ नहीं देखना पड़ता और कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों पर आ जाती है। यही नहीं, धारा 144 लागू करने, स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन को अनुमति देने, शांति भंग में गिरफ्तारी करने और जमानत देने जैसे कई अधिकार और शक्तियां पुलिस को मिल जाती हैं। दरअसल वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखाने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि वाराणसी एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इसके साथ ही पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। पर्यटन के लिहाज से भी वाराणसी खासा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बिहार से यूपी को भी वाराणसी जोड़ती है। ऐसे में वाराणसी में विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं इसके साथ ही कानपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखा दी गई और इसके पीछे की वजह है कि आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से कानपुर बड़ा शहर है। वहीं प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के तौर पर भी कानपुर को जाना जाता है। इंडस्ट्री खत्म हुई तो लगातार अपराध का ग्राफ भी कानपुर में बढ़ता नजर आया। बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भी कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखाई गई है। दरअसल लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने को लेकर लिए गए फैसले के बाद कई और जिलों में ये व्यवस्था लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसमें कई और जिले शामिल हैं। फिलहाल आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज में भी कमिश्नरेट व्यवस्था को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जहां वाराणसी और कानपुर के बाद ये व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके लिए अभी से चर्चाएं हैं और आने वाले दिनों में इन जिलों को भी कमिश्नरेट के तौर पर जाना और पहचाना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।